मुझे कसम से ऐसा लगता है कि अगर आप आज इंडिया के रईस और पैसे वाले लोगों के जूतों पे अगर जहर लगा दोगे तो अगले दिन कई सारे भाजी पाव के नेता मर सकते हैं। अब आप ये एग्जाम्पल देख लो चाटुकारिता का। आज से करीब एक हफ्ते पहले बीजेपी के फॉर्मर राज्यसभा एमपी तरुण विजय ने एम्बैरेसिंग आर्टिकल पब्लिश करा इंडियन एक्सप्रेस में, जिसमें रैशनलाइज कर रहा था एसएन सुब्रमण्यन के कमेंट्स को, जो उसने बोला था कि वर्कर्स को हफ्ते में 90 घंटे काम करना चाहिए और उसका बस चले तो वो लोगों से संडे को भी काम करवाए। तो ये उसको डिफेंड करने के लिए एक के बाद एक बेवकूफी वाली बातें बोल रहा था। और ये आर्टिकल पढ़ के मेरे को रियलाइज हुआ कि इस आर्टिकल की यही हैसियत है कि मैं इसको फाड़ूं और इससे घर का कूड़ा साफ करूं, जो कि मैंने किया भी। चलो आपको दिखाता हूं क्या क्या इस बंदे ने बेवकूफियां करी है इसमें। सबसे पहले तो वही घिसा पिटा राग कि भाई थॉट लीडर्स ने एलएनटी के चेयरमैन की स्टेटमेंट को मिस इंटरप्रेट कर दिया है। कौन सी मिस इंटरप्रिटेशन हुई है भाई? एक भी ऐसे थॉट लीडर को इसने कोट ही नहीं करा पूरे आर्टिकल में, बस ऐसे ही बोल दो मिस इंटरप्रिटेशन। पूरी वीडियो आप खुद जाकर देख लो, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में लगाई है, और मुझे दिखाओ कौन सी मिस इंटरप्रिटेशन हुई है उसकी। उसके बाद ही बंदा स्ट्रॉमैन क्रिएट करता है। भाई लोगों ने तो थू थू करी एलएनटी के चेयरमैन की मानसिकता पर कि क्या गलीच आदमी है, क्या गलीच सोच है इसकी। इसका रिस्पॉन्स क्या है कि एलएनटी तो बहुत बढ़िया कंपनी है। अबे लेबर लॉस कोई नॉन एग्जिस्टेंट है इंडिया में, उसने तो अपने सजेशन दिए, सुझाव दिए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि नेसेसरीली वो उसको एग्जीक्यूट कर पा रहा है अकॉर्डिंग टू हिज विश। तो ये कह रहे हैं एलएनटी तो बहुत बढ़िया कंपनी है और गिल्ट ट्रैप कर रहा है कि भाई एलएनटी ने तो राम टेम्पल बनाया, तो धन्यवाद करो उनको, उनकी जी हजूरी करो। और फिर अपने मन से ऐसी एक बात बोल दी जिसका सोर्स क्या है, ट्रस्ट मी ब्रो। कह रहा मैं तो बहुत सारे ऐसे एलएनटी के एम्प्लॉइज को जानता हूं जिनको बाहर 10 गुना से ज्यादा सैलरी मिल रही थी, लेकिन फिर भी दे चोज टू रिमेन एट एलएनटी। मतलब जो काम मैकेंजी और एचयूएल का एम्प्लॉय भी ना करे, वो भी छोड़ के चले जाए, वो एलएनटी का एम्प्लॉय कर रहा है, यहीं पर रुका हुआ है। और कह रहे दिस कांट हैपन इन एन ऑर्गेनाइजेशन ड्रिवन बाय अ वर्कहोलिक इथोस। अब जरा एक बात नोट करो, इसको ये बात क्यों बोलनी पड़ रही है कि एलएनटी में वर्कहोलिक इथोस नहीं है? क्योंकि वो खराब चीज है और वो खराब चीज एलएनटी में नहीं है। एलएनटी तो बढ़िया कंपनी है, ये सोचोगे आप भी। लेकिन इसके बाद पूरे आर्टिकल में ये वो ही वर्कहोलिक एथोस इन सब्सटेंस इन एसेंस रैशनलाइज कर रहा है, उठ पटांग के एक्सक्यूजेस लेके। इसका नंबर 1 पत्ता क्या है? भगवत गीता, जो सबकी फेवरेट है। कहीं पर भी धर्म का चूरन बेचना हो, भगवत गीता को घुसा दो। क्या लिखता है बंदा? फ्रॉम द भगवत गीता टू द कॉन्स्टिट्यूशन, वेकेशंस हैव नेवर बीन कंसिडर्ड अ राइट और एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कंट्रीज वर्क कल्चर। कर्मयोगीज हैव बीन द कंट्रीज आइडल्स, नॉट वेकेशन भोगीज। अब कोई इस बेवकूफ से पूछे भगवत गीता के लेबर राइट्स पे कोई ट्रीटिस है? भगवत गीता का कॉन्टेक्स्ट के फैक्ट्री फ्लोर पर है कि अर्जुन खड़ा हुआ है मशीनों के सामने फैक्ट्री में, फैक्ट्री की मिल में, और सामने मजदूर है और भगवान कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं कि भाई लेबरर्स को कैसे ट्रीट करना चाहिए। मतलब कुछ भी एंडी वेंडी बातें बोल दो। भाई भगवत गीता इज सेट अमिड्स अ वॉर सिचुएशन, जहां भगवान कृष्ण का लेसन ये है कि जब भी आपको जस्टिस एग्जीक्यूट करना हो तो आप अपने इमोशन से ऊपर उठो। आप ये मत देखो कि गलत करने वाला मेरा सगा संबंधी है, मेरा रिश्तेदार है। आप जस्टिस को कैरी आउट करो नेवरदलेस। और साइड में फिर स्पिरिचुअल डिस्कोर्स है कर्मयोग के ऊपर और ज्ञान योग के ऊपर, जो कि इस बंदे की इंटेलेक्चुअल बैंडविड्थ से बहुत परे है। लेकिन इसने क्या बोला? भगवत गीता में थोड़ी है। अबे भगवत गीता में तो यह भी नहीं है कि पूंजीपतियों के चरण चुंबन करना कोई बुरी बात है। इसका मतलब तुम करने लग जाओगे। भगवत गीता में तो यह भी नहीं है कि चीटिंग में फर्रे यूज करना बैंड है, तो करोगे। और जहां तक बात है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आप सबको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली में होता क्या है। भाई कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली कोई रूल बुक नहीं है कि फैक्ट्री कैसे चलेगी। कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रॉड पैरामीटर्स होते हैं, मिनिमलिस्टिक, कि भाई लॉज जो पार्लियामेंट बनाएगा वो इन पैरामीटर्स को वायलेट ना करे। ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक बात तो आ नहीं सकती, वो तो लॉज में होती है। और लॉज ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जब से हम आजाद हुए तब से एग्जिस्ट करते हैं कि भाई वर्किंग आवर्स कितने होंगे, हॉलीडेज कितने होंगे। आप फैक्ट्री एक्ट 1948 का एग्जांपल ले लो। सेक्शन 51 में लिखा है कि नो एडल्ट वर्कर शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क इन अ फैक्ट्री फॉर मोर देन 48 आवर्स इन एनी वीक। ये मैक्सिमम है 48 घंटे हफ्ते में। 8 घंटे दिन का लगाओ, 6 दिन का कितना हो गया? 8 6 48 मैक्सिमम। 7वें दिन लीव। ये 1948 की बात हो रही है, आज चल रहा है 2025। सेक्शन 52 में तो एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है
कि नो एडल्ट वर्कर शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क इन अ फैक्ट्री ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। फिर 1985 तक आते आते हम और ज्यादा सिविलाइज्ड हो गए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिस मेमोरेंडम निकाला जिसमें उन्होंने लिखा कि टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रपोजल, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर प्लीज टू इंट्रोड्यूस 5-day वीक इन सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम 3rd June 1985, जिसमें मंडे टू फ्राइडे आपको ऑफिस आना था और सैटरडे संडे छुट्टी। ये 1985 की बात है भाई। 1980s में और 90s में आईटी कंपनीज भी बहुत सारी इंडिया में है जिन्होंने अपने ऑफिस सेटअप करे, वो भी अपने साथ ग्लोबल ट्रेंड लेकर आए जो कि 5-day वर्क वीक चल रहा था बाहर। और आज ये लोग पता नहीं कैसी बातें करते हैं, 7 दिन काम करो, संडे को भी हम तुमसे काम कराएंगे, 90 आवर वर्क वीक, हु ला 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 ला। ये पार्ट नहीं है कि इंडियन इथोस का, या आपने जो बातें गढ़ ली अपने मन से, भगवत गीता में थोड़ी है, कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ी है। आगे ये बंदा लिखता है द कंट्रीज एथोस इंस्टेड इज रूटेड इन विद्या दैट लिबरेट्स। विद्या सा विद्या सा विमुक्त ये। इन अदर वर्ड्स द वर्क ऑफ एजुकेशन इज टू इनेबल पीपल टू चूज अ लाइफ और जॉब ऑफ देयर चॉइस। क्या है ये कनेक्शन क्या है दोनों में आपस में? पहले कोटेबल कोट मार दो, सा विद्या सा विमुक्त ये, रेलेवेंस क्या है उसका? और उसके बाद लिख दो इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में बोल तो द वर्क ऑफ एजुकेशन इज टू इनेबल पीपल टू चूज अ लाइफ। क्या मेल है इनमें? कुछ भी चल रहा है, कुछ भी। When people love their work, they find joy in being involved in it. They are completely immersed in it. ठीक है, वो तो सबको ही पता है, ये कोई बहुत ग्रेट इंसाइट है इनकी। Otherwise, even an 8-hour work schedule in a day becomes torture. अरे भैया, फिर वही बात आ गई कि अपने वर्क को एंजॉय करो, फिर 8 घंटे क्या है, 14 घंटे क्या है, 90 घंटे क्या है, हम तो आपसे गधे मजदूर की तरह जितना मर्जी देर काम करा लेंगे, है ना। मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये बात नहीं पता तो, कि मेडिकल रिसर्चर्स ने बार बार ये दिखाया कि कैसे लॉन्गर वर्किंग आवर्स आर एसोसिएटेड विद डिटीरियोरेटेड हेल्थ। अब जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे आप देख लो, कह रहे एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज हैव शोन द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ लॉन्ग वर्किंग आवर्स ऑन द रिस्क्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, क्रॉनिक फटीग, स्ट्रेस, डिप्रेसिव स्टेट, एंजाइटी, स्लीप क्वालिटी, ऑल कॉज मोर्टेलिटी, अल्कोहल यूज एंड स्मोकिंग, and self-perceived health, mental health status, hypertension, and health behaviors. Similar results have been found for long working hours by other studies. For instance, myocardial infarction, poor physical health and injuries, alcohol consumption, smoking, physical inactivity, and depression. भैया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और आईएलओ की स्टडी को देखो, जिसमें ये कहते हैं कि वर्किंग 55 और मोर आवर्स पर वीक इज एसोसिएटेड विद एन एस्टिमेटेड 35% हायर रिस्क ऑफ अ स्ट्रोक एंड अ 17% हायर रिस्क ऑफ डाइंग फ्रॉम इस्केमिक हार्ट डिजीज कंपेयर्ड टू वर्किंग 35 to 40 आवर्स अ वीक। डॉक्टर मारिया नायरा बोलती है कि वर्किंग 55 आवर्स और मोर पर वीक इज अ सीरियस हेल्थ हैजर्ड। इट्स टाइम दैट वी ऑल, governments, employers and employees wake up to the fact that long working hours can lead to premature death. लेकिन यहां इस बेवकूफ को देखो, कह रहा है कर्मी पूजा है, आराम हराम है, और हम तो अपने टाइम पर कंटिन्यूअस नाइट शिफ्ट करते थे और सुबह अपने एडिट डेस्क पे पहुंच जाते थे विदाउट इवन अ मर्मर ऑफ कंप्लेंट। कह रहा है कई लाख ऐसे इंडिया में लोग हैं जो सुबह 4 बजे काम पर निकल जाते हैं और रात को 10 बजे के बाद अपने घर वापस जाते हैं। क्या हम उनको यह फील कराना चाहते हैं कि उनकी लाइफ वेस्ट है क्योंकि वो वीकेंड नहीं एंजॉय कर रहे? क्या हम उनको लाफिंग स्टॉक बनाना चाहते हैं? मतलब बजाय कि उनसे एम्पथाइज करे कि भाई वो मजबूरी में है, वो स्ट्रेस्ड आउट है और उनके लिए भी कुछ ना कुछ ऐसी अरेंजमेंट होनी चाहिए कि उनको रेस्ट मिले, ये बंदा उनको रोल मॉडल बना रहा है कि बाकी लोग भी उनको एम्युलेट करे, उनको प्रेरणा मिले इनसे। और जब प्रेरणा लेने की बात आए तो कोई नरेंद्र मोदी का चरण चुंबन कैसे छोड़े? ये बंदा लिखता है द कंट्री हैज अ प्राइम मिनिस्टर हु नेवर टेक्स अ डे ऑफ, ही वर्क्स इवन व्हेन ऑन लॉन्ग टायरिंग फ्लाइट्स फ्रॉम रियो टू दिल्ली, ही इज एन आइडियल लीडर फॉर द मिलियंस, आर दे रॉन्ग इन लुकिंग अप टू हिम? ऑफ कोर्स दे आर। मतलब ऐसे सवाल प्ले आउट कर रहे हैं इसके दिमाग में कि रीडर जो है वो पजल्ड हो जाएगा, हाँ यार इसका जवाब तो कैसे दूं, ये तो बात सही है। अरे भाई मोदी ने खुद बोल रखा है वो बायोलॉजिकल एंटिटी है ही नहीं, उसको तो परमेश्वर ने भेजा है, वो नॉर्मल लोगों की तरफ पैदा थोड़ी हुआ है।
वो सृष्टि के शुरू में भी था, सृष्टि के अंत में भी होगा। जब सारे प्राणी प्रकृति में लीन हो जाएंगे तब भी सिर्फ वो ही रहेगा। वो ही यति चक्र चूड़ामणि ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म परमात्मा है। पहले जब तक मां जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। मां के जाने के बाद इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता हूं तो मैं कन्विंस हो चुका हूं। गलत हो सकता हूं, लोग लेफ्टिस्ट लोग तो मेरे धज्जियां उड़ा देंगे, मेरे बाल नोच देंगे। मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है,